अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये बात 1948 की है। जनाब चर्चिल इंग्लैंड की संसद में भाषण दे रहे थे। किसी बात पर बहस हुई तो चर्चिल ने विपक्षियों को शांत कराते हुए कहा, अतीत का जिम्मा इतिहास पर छोड़ दो, फिक्र मत करो, वो इतिहास मैं अपनी मर्जी का लिखूंगा। कहते हैं इतिहास लिखने की ये पंक्ति चर्चिल की पसंदीदा थी। कभी मजाक में, कभी चुटकी लेते हुए वो अक्सर ये कहा करते थे। अंदाज चाहे जो हो, लेकिन बात शायद सही कहते थे चर्चिल। इतिहास शायद विजेताओं का ही बांचा अतीत है। इसे लिखने वाला अपनी कहानी का जैसे राम होता है। दशकों बाद यही पूर्वाग्रही इतिहास सामान्य ज्ञान बन जाता है और तब सही सवालों के गलत जवाब पूरे नंबर पाते हैं। आपको इस तर्क पर यकीन नहीं हो रहा हो शायद, तो फिर बताइए, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? क्या आपका जवाब कैप्टन जेम्स कुक है या फिर आपको डच खोजी एबल तस्मन का नाम याद आ रहा है? अगर हाँ, तो यही लिटमस टेस्ट था। आप भी हमारी तरह, ज़्यादातर लोगों की तरह यूरोपियन श्रेष्ठता वाले इतिहास लेखन का शिकार हुए हैं। इस पूर्वाग्रही इतिहास के मूल में है रियल एस्टेट, नई जमीन हथियाने का लालच। इस लालच में उस जमीन के सैकड़ों मूल निवासी कत्ल कर दिए जाते हैं और इसी ऐतिहासिक पूर्वाग्रह के चलते बीते रोज दुनिया के सबसे प्रगतिशील, सबसे सहिष्णु माने जाने वाले एक देश की संसद ने क्वेश्चन आवर में अपने एक सांसद को सवाल नहीं पूछने दिया। इसकी वजह, वो सांसद टाई लगाकर नहीं आया था। उसने विरोध किया तो उसे जबरन संसद से बाहर निकाल दिया गया। क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं एक ऐतिहासिक पेंटिंग से। ये 2 नावों वाली पेंटिंग 1898 में बनी थी, लेकिन इस पेंटिंग की कहानी जुड़ी थी साल 1642 से। यूरोप में एक देश है नेदरलैंड। यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। जैसे अंग्रेज व्यापार के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे, वैसा ही अतीत नेदरलैंड का भी रहा। यहाँ ये काम करती थी, क्या काम करती थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी नौसेना में एक अफसर थे, एबल तस्मन। 1642 में तस्मन को एक जिम्मा मिला। कहा गया कि समंदर का दक्षिणी और पूर्वी इलाका छान मारो, देखो क्या वहां पर एक्सप्लॉइट करने लायक कोई जमीन है। इस खोज के लिए तस्मन को 2 छोटे जहाज दिए गए, हेम्सकेक और जेहान। अगस्त 1642 में 110 लोगों की टीम साथ लेकर तस्मन यात्रा पर निकल गए। तकरीबन 4 महीने बीते। फिर आई 13 दिसंबर 1642 की तारीख। दोपहर का वक्त था जब तस्मन को बहुत दूर समंदर से उठता हुआ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नजर आया। उस जमाने में कैमरा तो होता नहीं था, सो ऐसे खोजी दल अपने साथ एक चित्रकार लेकर जाते थे ताकि उन्हें जो नई जगह दिखे उसकी एक रफ तस्वीर अपने आकाओं को दिखा सके। तस्मन की टीम में चित्रकार थे आइजक गिल्सेमांस। उन्हें दूर क्षितिज पर जो नई जमीन दिखी उसे उन्होंने अपने कैनवस पर उकेरा। तस्मन से पूछा, क्या नाम लिखूं इस जमीन का? जवाब मिला, स्टेटन लैंड। डच भाषा में इसका मतलब होता है कंपनी का नया नेदरलैंड। उस नई खोजी गई जमीन पर आगे जो देश बनने वाला था उसकी ये पहली तस्वीर थी। इसके 5 रोज बाद यानी 18 दिसंबर 1642 को तस्मन और उनकी टीम ने इस जगह पर अपना डेरा डाला। हमने कहा कि तस्मन ने नई जमीन खोजी थी। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? यूरोपियंस के लिए यह जमीन नई थी। इस पंक्ति का मतलब यह नहीं कि यह जमीन खाली थी। यूरोपियंस के यहां पहुंचने के पहले से यहां लोग रह रहे थे। ये लोग खुद को कहते थे माओरी। उन्होंने तस्मन की टीम को देखा तो डर गए। फिर उनका झगड़ा हुआ आगंतुकों से। इस हिंसा के बाद जो आगंतुक थे यानी तस्मन और उनकी टीम, वो अपनी नाव पर सवार होकर वहां से भाग लिए। अपनी सहूलियत के मुताबिक जिस जगह पर झगड़ा हुआ था उसे उन्होंने एक नया नाम भी दे दिया, मर्डरर्स बे, मतलब हत्यारों की खाड़ी। और उस नए खोजे गए भूभाग को नाम मिला न्यू जीलैंड। क्या मतलब था इस नाम का? नेदरलैंड के सुदूर पश्चिमी प्रांत का नाम है जीलैंड और इसी के नाम पर डचों ने इस जगह को नाम दिया था और यही न्यू जीलैंड अंग्रेजी प्रभाव में कहलाने लगा न्यूजीलैंड। क्या इसके बाद यूरोपियंस ने इस जमीन को छोड़ दिया? नहीं। बात फैल गई कि समंदर में नई जमीन मिली है। फिर और भी साम्राज्यवादी ताकतों की इस पर लार टपकने लगी। वो इसे खोजने लगे, लेकिन अगली कामयाब यात्रा में करीब 127 बरस लग गए।
अगला यात्री कौन था? ये थे ब्रिटिश नेवी के कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने 1769 के साल में न्यूजीलैंड पहुंचकर इसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। फिर दुनिया कहने लगी कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड खोजा है। पर क्या यह दावा सही है? क्या एबल तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक ने ही पहली बार न्यूजीलैंड को खोजा था? जवाब है नहीं। यह सत्यापित है कि यूरोपियंस के यहां आने से पहले कबीलाई बसाहट थी। ये माओरी कबीला क्या कहानी सुनाता है जमीन की। उनके मुताबिक इस जमीन की डिस्कवरी का असल श्रेय कूपे नाम के एक इंसान को जाता है। अब ये कूपे कौन थे, ये बताने के लिए पहले भूगोल समझना होगा। प्रशांत महासागर में फैला हजारों द्वीपों का एक बड़ा इलाका ओशियानिया, इसी का एक हिस्सा है पोलिनेशिया। माओरी मानते हैं कि इसी पोलिनेशिया में एक द्वीप हुआ करता था हवाई नाम का, और वहां के एक बड़े कबीलाई सरदार थे कूपे। उनके कबीले का पेशा था मछली पकड़ने का। फिर इस कबीले को मछलियां मिलने में दिक्कत होने लगी। नतीजतन कूपे अपनी जमीन छोड़कर प्रशांत महासागर में निकल गए, और इसी यात्रा में उन्हें वो जमीन दिखी जिसे आज हम न्यूजीलैंड कहते हैं। इस मान्यता के हिसाब से कूपे ने यहाँ बहुत खोजा, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखा। उनके दल ने फिर यहाँ पर अपने देवताओं की स्थापना की। कुछ रोज बाद वो अपना दल लेकर लौट गए। पीछे छोड़ गए 2 कुत्ते, एक नर और एक मादा। लौटकर उन्होंने अपने लोगों को इस नई जमीन के बारे में बताया। कहा कि वहां जमीन से मीठी खुशबू आती है, लंबे सफेद बादल दिखते हैं। इन्हीं लंबे सफेद बादलों के दृश्य पर उन्होंने अपनी खोजी हुई जमीन को नाम दिया आओटियारोआ। यही नाम न्यूजीलैंड का मूल नाम है, आओटियारोआ। इस मान्यता पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं? 20वीं सदी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टीफेन पर्सी स्मिथ ने माओरियों के बीच प्रचलित कई कहानियों की जांच पड़ताल की। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि कूपे सन 750 के आसपास उस जमीन पर आए थे। बाद के बरसों में उनके वंशजों ने यहां माइग्रेशन करना शुरू किया। 2010 में हुए एक शोध के मुताबिक न्यूजीलैंड पर शुरुआती इंसानी बसाहट के निशान हमें 1230 से 1280 के साल में ले जाते हैं, और माओरी खुद को इसी शुरुआती बसाहट का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों ने खोजी। जब वो यहाँ रहने आए तब ये इलाका खाली था, उन्होंने इसे बसाया, इसलिए वो इस जमीन के मूल निवासी हैं। अब वापस लौटते हैं कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा पर। 1769 में उनके यहाँ पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड में यूरोपियंस का जैसे तांता लग गया। होड़ लग गई कि कौन पहले इसे गुलाम बनाएगा। इस होड़ में सबसे आगे थे फ्रांस और ब्रिटेन। कामयाबी ब्रिटेन को मिली और वो यहाँ पर अपनी कॉलोनियां बसाने लगा। माओरी इन बाहरियों के विस्तार से खुश नहीं थे। वो यूरोपियन सेटलर्स द्वारा अपनी जमीन कब्जाए जाने के खिलाफ थे। इसी मसले पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। 1810 से 1830 के दशक तक चला यह युद्ध मस्केट वॉर कहलाता है। इस दौरान हजारों माओरी मारे गए, हजारों गुलाम बनाए गए। फिर कबीले जान बचाने के लिए अपनी जमीन छोड़कर भागने लगे। अब उनके इलाकों पर यूरोपियंस के उपनिवेश थे। माओरियों का बड़े स्तर पर कत्लेआम करने के बाद ब्रिटेन ने कहा कि न्यूजीलैंड में बड़ी अराजकता है, व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए और इसके लिए कानून व्यवस्था बनाना होगा, और इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ अपनी सरकार बनाएं। इसी मकसद से 1839 में उसने अपने एक नेवी ऑफिसर विलियम हॉब्सन को न्यूजीलैंड भेजा। उन्होंने यहाँ सरकार बनाई और कहलाए न्यूजीलैंड के पहले गवर्नर। 1840 में यानी अगले ही बरस हॉब्सन ने माओरी सरदारों को बातचीत के लिए बुलाया। कहा, हमसे संधि कर लो, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता मानो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारी जमीन का हक देंगे और तुम ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा कहलाओगे। 6 फरवरी 1840 को यह संधि हो गई। इसको नाम मिला ट्रीटी ऑफ वाइतांगी। इस संधि पत्र को अंग्रेज पूरे न्यूजीलैंड में लेकर घूमे, जगह जगह स्थानीय सरदारों से उस पर दस्तखत करवाए, और यही संधि न्यूजीलैंड के गठन का बुनियादी दस्तावेज माना जाता है। क्या इस संधि के बाद माओरी और अंग्रेजों के बीच हमेशा शांति बनी रही? नहीं, इस संधि की शर्तें गड्ढमड्ढ थी। माओरियों ने इसका कुछ तात्पर्य समझा और कागजात बनाने वालों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की। संधि के बाद यूरोपियन सेटलर्स माओरियों पर अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाने लगे। इसके चलते एक बार फिर से जंग शुरू हो गई। कबीलाई लोग अंग्रेजों के युद्ध कौशल और संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए इस जंग में भी उनकी हार हुई। फिर कबीलों से निपटने के बाद बाहरियों ने यहाँ अपने हिसाब का देश बसाना शुरू किया। जंगल काटकर खेती के लिए जमीन निकाली जाने लगी। हरी घास के मैदानों पर भेड़ पालन होने लगा। उनका मीट जहाज से इंग्लैंड भेजा जाता। न्यूजीलैंड कृषि संबंधी उत्पादों के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। फिर अंग्रेजों को यहाँ सोने की खदानें भी मिल गई। खदानें मिलने के बाद संसाधनों के दोहन के लिए उन्होंने रेलवे की पटरियां बिछाई। एक के बाद एक नए शहर भी बसे।
1870 के दशक में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को न्यूजीलैंड में बसने के लिए प्रोत्साहित करना भी शुरू किया। हजारों हजार अंग्रेज यहां आने लगे। दुनिया से कहा गया, देखो हमने एक बर्बर जमीन को सभ्य बना दिया। और ये न्यूजीलैंड आजाद कब हुआ ब्रिटेन से? इस आजादी के कई पड़ाव हैं। पहला है 1907, जब न्यूजीलैंड को आंशिक आजादी मिली। वो ब्रिटिश राजशाही के ही तहत एक अलग डोमिनियन स्टेट बना दिया गया। दूसरा पड़ाव आया 1948 में। इस बरस न्यूजीलैंड के लोगों को अपने देश की नागरिकता मिली। इसके पहले तक वो ब्रिटिश नागरिक कहलाते थे। न्यूजीलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 1986 में। इस बरस उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास किया, लेकिन इसकी न्याय व्यवस्था अब भी ब्रिटेन से जुड़ी थी। किसी भी केस का आखिरी निर्णय ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल करती थी। ये व्यवस्था खत्म हुई 2003 में, जब न्यूजीलैंड का सुप्रीम कोर्ट बना। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। शायद अब भी इंग्लैंड की महारानी ही उसकी राष्ट्राध्यक्ष हैं। देश में गवर्नर जनरल का पद है, जिन्हें क्वीन का प्रतिनिधि माना जाता है। इस कॉम्प्लिकेटेड राजनीतिक स्टेटस से इतर न्यूजीलैंड एक खुशनुमा देश है। ये दुनिया के सबसे प्रगतिशील, अमन पसंद और सहिष्णु देशों में गिना जाता है। लेकिन क्या इस आधुनिक न्यूजीलैंड ने अपने क्रूर इतिहास के साथ कुछ न्याय किया? क्या माओरियों को यहां अब अपना हक मिल रहा है? इसका जवाब भी कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा एडर्न। 2017 के अपने चुनावी कैंपेन में उन्होंने माओरी समुदाय से कई वायदे किए थे। कहा था न्याय करेंगी। एडर्न ने कुछ वायदे निभाए भी। मसलन सिलेबस में सुधार हुआ। पहले न्यूजीलैंड के स्कूली पाठ्यक्रम में माओरी और यूरोपियन सेटलर्स के बीच हुई जमीन की लड़ाई का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था। माओरी चाहते थे कि उनके साथ हुआ अन्याय नई पीढ़ी जाने। प्रधानमंत्री जेसिंडा एडर्न ने इन मांगों को तवज्जो दी, नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, माओरियों के नए साल को पब्लिक हॉलिडे मनाने की भी सहमति दी और कैबिनेट में माओरियों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। क्या ये कोशिशें पर्याप्त हैं? न्यूजीलैंड की आबादी है करीब 50 लाख। इसमें 15% लोग माओरी हैं। ये माओरी न्यूजीलैंड का सबसे वंचित तबका माने जाते हैं। जीवन का स्तर, आर्थिक हैसियत, स्वास्थ्य, हर मामले में सबसे पीछे। जैसे अमेरिका में ब्लैक पुलिसिया पूर्वाग्रह का शिकार हैं, वही हाल माओरी का है। सिस्टम उनके साथ ज्यादा सख्ती दिखाता है। आंकड़े बताते हैं कि माओरी ज्यादा आसानी से जेल भेज दिए जाते हैं। एक बड़ा अनसुलझा मसला जमीन का भी है। साम्राज्यवाद के दौर में एक सदी के भीतर माओरियों से उनकी 95% जमीन ली गई। माओरी इसके लिए 1840 में हुई ट्रीटी ऑफ वाइतांगी की धोखेबाजी को जिम्मेदार मानते हैं। उनकी मांग है कि लैंड डील पर दोबारा विचार हो और कम से कम उनकी आस्था से जुड़ी जगहें तो उन्हें वापस लौटा दी जाएं। जुलाई 2019 में ऐसी ही एक जमीन को लेकर न्यूजीलैंड में खूब बवाल भी हुआ था। वहां पर एक गांव है इहू माताओ नाम का। ये कभी माओरियों की जमीन थी। वो इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। 1863 में ब्रिटिश क्राउन ने उनसे ये जमीन छीनी थी। ये जमीन एक अंग्रेज परिवार की हो गई थी, जिसने आगे चलकर जमीन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दी। 2019 में उस कंपनी ने यहां एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके खिलाफ माओरी धरने पर बैठ गए। कहा कि हम इस जमीन पर निर्माण नहीं होने देंगे। करीब 1 बरस तक ये प्रोटेस्ट चला। विदेशी मीडिया ने लिखा कि कहां है न्याय की बातें करने वाली जेसिंडा एडर्न। फिर मामले ने तूल पकड़ा तो दिसंबर 2020 में सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो जमीन खरीद ली ताकि उसे माओरी समुदाय को लौटाया जा सके। लेकिन इस डील में यह हिदायत भी थी कि यह समझौता ऐतिहासिक जमीनी दावों का सेटलमेंट न माना जाए। ये डिस्क्लेमर डालने का मकसद था हाथ खड़े करना, ताकि माओरी समझें कि विशेष मामलों को छोड़कर उनकी जमीनें लौटाना अब मुमकिन नहीं है। अब वो बात जो हम दुनियादारी के हर एपिसोड में कहते हैं कि आज इसका जिक्र क्यों। कल सुर्खी में जिक्र किया था थोड़ा सा, पर लगा कि दिलचस्प चीज़ है, विस्तृत चीज़ है, इतिहास से जुड़ी चीज़ है, इसलिए विस्तार से बताई जानी चाहिए। 9 फरवरी को न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने माओरियों से जुड़े पूर्वाग्रह को एक्सपोज कर दिया। वहां माओरी नाम की एक पार्टी है। ये समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसके 2 सांसद हैं। इनमें से एक है पार्टी के मुखिया रावरी वाइतिति। बीते रोज वहां सदन में प्रश्नकाल चल रहा था। इसमें सवाल पूछने के लिए रावरी भी खड़े हुए, लेकिन स्पीकर ट्रेवोर मलार्ड ने उन्हें चुप करा दिया। और इसकी वजह, स्पीकर को रावरी की वेशभूषा से दिक्कत थी। यहां संसद का अपना ड्रेस कोड है। पुरुष सदस्यों के लिए टाई लगाना अनिवार्य है। रावरी टाई लगाकर नहीं आए थे। इसके बदले उन्होंने एक नेकलेस जैसा पहना था। ये नेकलेस माओरियों के सांस्कृतिक परिधान का हिस्सा है। स्पीकर ने जब सवाल नहीं पूछने दिया तो रावरी ने विरोध किया। इस पर स्पीकर ने कहा, आप संसद से बाहर चले जाइए। रावरी बोले, सवाल टाई का नहीं, सांस्कृतिक पहचान का है। हम आपकी साम्राज्यवादी टाई को माने और आप हमारी पोशाक को खारिज कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है?
जवाब मिला, आपको जो पहनना है पहनिए, लेकिन संसद के भीतर नहीं, यहां ड्रेस कोड मानना होगा। रावरी और स्पीकर के बीच पहले भी टाई पर झगड़ा हो चुका है। 2020 में टाई के चलते स्पीकर ने रावरी को वार्निंग दी थी, कहा था टाई पहनो नहीं तो संसद से निकाल देंगे। इसके बाद वहां संसद में टाई पर बहस भी चली, लेकिन बहुसंख्यक सांसद टाई के सपोर्टर निकले और कहा कि ये तो रहेगी। अगला सवाल भी यही है, क्या बहुसंख्यकों की संस्कृति, उनके तौर तरीके ही अटल और एकमात्र सत्य हो सकते हैं किसी एक देश का? चुनाव में मेजॉरिटी वोट से सरकार चुनी जाती है, लेकिन क्या मेजॉरिटी का ये नियम लोकतंत्र के बाकी मसलों का भी हल करेगा? क्या टाई और माओरी नेकलेस साथ साथ सरवाइव नहीं कर सकते? क्या अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे पर हावी हुए बिना सामंजस्य से नहीं रह सकती? न्यूजीलैंड संसद में टाई पर हुई घटना इन्हीं सवालों से जुड़ी है। माओरी लंबे समय से अपनी सरकारों पर भेदभाव का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम? उनका कहना है कि न्यूजीलैंड को लगता है कि वो प्रगतिशील हो गया है, जबकि असलियत में ये देश अब भी अपने साम्राज्यवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हुआ है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां बांटते हैं। पहली सुर्खी WHO से जुड़ी है। इसकी एक टीम जनवरी से वुहान गई थी। मकसद था कोरोना की शुरुआत का पता लगाना। 9 फरवरी को इस जांच का शुरुआती नतीजा आया। इस रोज WHO टीम ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें अब तक की जांच का रिजल्ट बताया गया। क्या पता चला, पॉइंट्स में जानते हैं। पहला, कोरोना शायद किसी जानवर के रास्ते इंसान तक पहुंचा। दूसरा, कोरोना और इंसानों के बीच का रूट क्या था, मालूम नहीं। तीसरा, इस कड़ी में एक प्रजाति के जानवर थे या ज्यादा, मालूम नहीं। चौथा, किस प्रजाति के जीव से इस वायरस ने इंसानों में जंप मारा, पता नहीं। क्या इस महामारी की शुरुआत वुहान वेट मार्केट से हुई, पक्का नहीं। क्या यह विषाणु चीन या किसी और जगह से वुहान पहुंचा, नहीं पता। मतलब इस जांच के पहले हम जहां थे अब भी वहीं हैं। एक भी ठोस जवाब नहीं मिला। WHO की इस असफलता को चाइनीज मीडिया भुना रहा है। वो इस ढीली ढाली जांच के सहारे अपनी नाकामियों से पल्ला झाड़ रहा है। दूसरी सुर्खी म्यांमार से है। यहां आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स के बाद अब प्रोटेस्टर्स पर गोलियां भी चलाई जा रही हैं। 9 फरवरी को एक महिला प्रोटेस्टर के सर में गोली मारी गई थी। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इस हिंसा के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं लोकतंत्र की मांग के लिए। कर्फ्यू का नियम मान रहे हैं, रात को घर लौट आते हैं, आंगन और बालकनी में बर्तन पीटते हैं और फिर सुबह होते ही प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। कई शहरों में पुलिस वाले भी इन प्रदर्शनकारियों के साथ हो लिए हैं। लोईकाव शहर में 40 पुलिसकर्मी हाथ में बैनर थामे दिखे, जिस पर लिखा था, म्यांमार पुलिस फोर्स अपने नागरिकों के साथ है। कई जगहों पर अधिकारी सैन्य तानाशाही के खिलाफ पोस्टर उठाए भी नजर आए। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। उसके कोस्ट गार्ड ने क्यूबा के 3 नागरिकों को रेस्क्यू किया। ये तीनों नाव डूबने के कारण एक निर्जन द्वीप पर फंस गए थे। पिछले 33 दिनों से सिर्फ नारियल खाकर जिंदा थे। 8 फरवरी को अमेरिकी कोस्ट गार्ड का एक गश्ती दल द्वीप के पास से गुजर रहा था। तीनों क्यूबन्स ने कोस्ट गार्ड्स का ध्यान खींचने के लिए अपने कपड़ों से एक झंडा बनाया और लहराकर चीख पुकार मचाई। कोस्ट गार्ड शुरू में इन्हें खाना पानी देकर चले गए, फिर 9 फरवरी को लौटकर रेस्क्यू किया। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।